हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज AS16 बोरोविंग कॉस्ट। आपके सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में अगर मैं ऐसा बताऊं कि हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में AS16 पे क्वेश्चन आता ही है तो आई एम नॉट रॉन्ग। तो गाइस इसके लिए इसका इंपॉर्टेंस काफी सारा बढ़ जाता है और इवन इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वेरी मच। ओके, तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें समझ के लेना पड़ेगा कि कुछ डेफिनेशंस जो आप लोगों को समझ के लेनी है वो कौन कौन सी है। तो नंबर वन, आपको बोरोविंग कॉस्ट समझ में आनी चाहिए। और नंबर टू, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्वालिफाइंग एसेट समझ में आनी चाहिए। ये दो डेफिनेशंस आपके समझ में आ जाए तो फिर आपको आगे का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आराम से समझ में आएगा। बोरोविंग कॉस्ट को बहुत सिंपली डिफाइन किया गया है, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड फॉर द बोरोविंग ऑफ फंड्स। बहुत सिंपल सी बात है भाई, उसके नाम ही में उसका मीनिंग छुपा हुआ है। नाम क्या है? बोरोविंग कॉस्ट। मतलब क्या होगा? बोरो करने की कॉस्ट। आप जो भी फंड बोरो कर रहे हो, लोन जो भी आप लोग ले रहे होंगे, तो उसका जो भी कॉस्ट होगा तो वो आपका बोरोविंग कॉस्ट कहलाएगा। और नॉर्मली यू नो वेरी वेल, आप बोरोविंग करते हो तो आपको जो कॉस्ट लगती है वो कौन सी कॉस्ट होती है? इंटरेस्ट की कॉस्ट होती है। क्लियर है? तो बोरोविंग कॉस्ट का डेफिनेशन AS16 ने क्या दिया? इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड फॉर द बोरोविंग ऑफ फंड्स। अब इसमें और कौन कौन सी चीजें आती है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आएगा, लेकिन सिंपली इंटरेस्ट तो बोरो करने पर आपको देना ही पड़ता है, ये कॉस्ट तो इनकर करनी पड़ती है। तो प्राइमरीली इंटरेस्ट इज योर बोरोविंग कॉस्ट। और इसके अलावा और कोई कॉस्ट होगी बोरो करने की तो वो भी बोरोविंग कॉस्ट होगी एज पर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। ओके, अब सवाल है सर क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या है? तो मैं आपको बोलूंगा भाई, अगर आपको AS16 अच्छे से समझना है तो आपको क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है ये बहुत अच्छे से समझ के लेना पड़ेगा। क्वालिफाइंग एसेट का मीनिंग क्या है? द एसेट विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। इसका मीनिंग क्या होता है? आपकी कोई एसेट है जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेगी। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम बोले तो एक अच्छा खासा वक्त लेगी, अच्छा खासा बड़ा सा टाइम लेगी, तो उसे आप क्वालिफाइंग एसेट बोलोगे। अब सर सवाल ये उठ सकता है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है? तो एज सच तो इसे डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन अगर हम कॉमन पैरेलल्स में देखें तो जो एक बड़ा टाइम पीरियड लेगी एसेट बनने के लिए तो उसे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम बोला जाएगा। और बड़ा पीरियड जनरली 12 मंथ्स पकड़ा जाता है। और ये कॉमन पैरेलल्स में मैं आपको बता रहा हूँ, इसे कहीं डिफाइन नहीं किया गया बट हम 12 महीने पकड़ सकते हैं। ओके, तो क्वालिफाइंग एसेट कौन सी एसेट होती है? ऐसी एसेट विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत ज्यादा टाइम लेगी। और किस चीज के लिए टाइम लेगी? टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। जो टाइम लेगी बनने के लिए या बनने के बाद बेचने के लिए जो टाइम लगाएगी तो उसे आप लोग क्वालिफाइंग एसेट बोलने वाले हो। तो अगर इस डेफिनेशन के थ्रू अगर मैं जाऊं और आपको पूछूं कि बेटा ऑलरेडी कोई एक मशीन है जो ऑलरेडी बन चुकी है, ऑलरेडी बनी हुई है एक पर्टिकुलर मशीन, और कोई एक पर्टिकुलर बंदा इसे परचेस कर रहा है। ओके, तो मुझे बताना कि क्या ये एसेट अभी क्वालिफाइंग एसेट है एज पर आवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16? तो जवाब है ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बनी हुई है। जो असेट बनने के लिए एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेगी तो उसे आप लोग क्या बोलने वाले हो? उसे आप बोरोविंग कॉस्ट की पर्पसेस के लिए क्वालिफाइंग एसेट बोलने वाले हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सपोज इस बंदे ने किसी को ऑर्डर दिया यही पर्टिकुलर मशीन बनाने के लिए। तो मशीन अभी बनी नहीं है बट बनने वाली है, और बनने वाली है तो इट विल बी टेक अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। ये एक बड़ा टाइम पीरियड लेगी बनने के लिए। तो फिर इस असेट को आप लोग क्या बोलने वाले हो? इसे आप लोग डेफिनेटली क्वालिफाइंग असेट बोलोगे। और मैं आपको वापस से बता रहा हूं, क्वालिफाइंग असेट के लिए जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा बनने के लिए ऐसा वर्ड दिया गया है। तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या है ये कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, बट आप कॉमन पैरेलल्स में 12 महीने बोल सकते हो। ओके, उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वो केस टू केस डिफर करेगा सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो बच्चों अगर कोई असेट ऑलरेडी बनी हुई है तो डेफिनेटली वो बनी हुई है तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लेगी, और नहीं लेगी तो फिर वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं बनेगी फॉर AS16 पर्पजेस।
जो एसेट बनने के लिए टाइम लेवे उसे आप लोग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम बोलोगे, तो उसे ही आप क्वालिफाइंग एसेट बोल सकते हो। होप सो ये बात समझी होगी। ठीक है, तो दो डेफिनेशन हमने देखी बोरोविंग कॉस्ट का मीनिंग। इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड फॉर द बोरोविंग ऑफ फंड्स, मतलब कोई फंड अगर आपको बोरो करना है तो उसके लिए जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट लगे या और कोई फर्दर अगर आप कॉस्ट इनकर कर लो तो वो बोरोविंग कॉस्ट है, सिंपली स्पीकिंग। क्वालिफाइंग एसेट किसको बोलते हैं? द एसेट विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, ऐसी एसेट जो एक लंबा पीरियड लेगी टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, उसको यूज करने के लिए आपको कहीं ना कहीं सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम से गुजरना पड़ेगा, तो फिर जाके उसे क्या बोलेंगे? क्वालिफाइंग एसेट बोलेंगे। ठीक है, होप सो ये दो डेफिनेशन पल्ले पड़ी होगी। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बोरोविंग कॉस्ट के लिए हमने बहुत सिंपली बोला इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, जो बोरोविंग ऑफ फंड्स पे आपको लग जाए उसे हमने बोरोविंग कॉस्ट बोला। लेकिन बोरोविंग कॉस्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ने बोला है कि ये 5 कॉस्ट भी आपको ले लेनी पड़ेगी। कौन सी कॉस्ट? इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस ऑन बैंक बोरोविंग एंड अदर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोविंग। इसका मतलब क्या हुआ? देखो बच्चों, इंटरेस्ट तो आपको बहुत अच्छे से पता है, आप कोई भी लोन लो तो यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट। लेकिन कमिटमेंट चार्जेस ऑन बैंक बोरोविंग एंड अदर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोविंग, इसका मीनिंग क्या है? तो मैं आपको समझाता हूं। नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप कोई लोन लेते हो, कोई बोरोड फंड अगर आप कैप्चर करोगे फॉर योर बिजनेसेस, तो आपको कुछ कमिटमेंट चार्जेस भी देने पड़ते हैं। ओके, कमिटमेंट चार्जेस इन द सेंस व्हाट? जब आपका लोन सैंक्शनिंग होगा तो आप लोगों को हो सकता है पहले बोला जाए कि आपके वेरिफिकेशन के लिए कुछ चार्जेस कटेंगे, तो उतने चार्जेस कटने ही वाले। बोला जाता है कि प्रोसेसिंग फीस आपकी कट सकती है, तो वो कटने ही वाली है। बोलने का मतलब है ये जो प्रोसेसिंग फीस हो गया या फिर ये जो आपके वेरिफिकेशन की कॉस्ट हो गई, ये ऑलरेडी कमिटेड बाय द बैंक होती है और ये आपने भी एक्सेप्ट किया होता है एट द टाइम ऑफ बोरोविंग एनी फंड्स। तो ये भी आपके बोरोविंग कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। क्लियर है? तो बोरोविंग कॉस्ट में क्या क्या आ रहा है बताओ? इंटरेस्ट आएगा, कमिटमेंट चार्जेस ऑन बैंक बोरोविंग और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोविंग। तो जो भी आपके और कमिटेड चार्जेस होंगे वो सब भी आपके काय में आएंगे, बोरोविंग कॉस्ट के अंदर आने वाले। होप सो ए पॉइंट समझा होगा। बी पॉइंट, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम रिलेटिंग टू बोरोविंग। अब बच्चों, आपको पता ही होगा कि जब भी आप इशू ऑफ डिबेंचर करते हो तो डिबेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट्स। सही है कि नहीं? डिबेंचर आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। डिबेंचर आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये एक बोरोविंग का ही पार्ट है। डिबेंचर्स आर योर बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग होती है। और डिबेंचर के इशू के वक्त आपने डिस्काउंट दिया होगा, तो इस डिस्काउंट को पहले बैलेंस शीट में डाला जाता है अदर करंट असेट के हेड में, और इसको ईयर बाय ईयर आपको राइट ऑफ करना पड़ता है। ईयर बाय ईयर आपको इसे क्या करना पड़ता है? राइट ऑफ करना पड़ता है, उड़ाना पड़ता है। ओके, तो ये डिस्काउंट आप ईयर बाय ईयर उड़ाते जाते हो, राइट ऑफ करते जाते हो। तो बच्चों, यही तो है अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट, और इसे भी बोरोविंग कॉस्ट बोला जाता है। क्योंकि आपने डिबेंचर इशू करे मतलब आपने कंपनी में बोरोविंग करी है ना? आपने बोरोड फंड रेज किया है और उसके लिए आपको एक कॉस्ट इनकर करनी पड़ी, और वो कौन सी कॉस्ट बच्चों? डिस्काउंट की कॉस्ट इनकर करनी पड़ी। 100 रुपए का डिबेंचर आप 90 रुपीज में इश्यू कर रहे हो, तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? 10 रुपए का। तो ये 10 रुपए की जो कॉस्ट है, ये भी तो कौन सी कॉस्ट है? बोरोविंग कॉस्ट है। तो जिसका इसका जब हम लोग अमोर्टाइजेशन करते हैं तो उसे भी बोरोविंग कॉस्ट बोला जाएगा। ओके, वैसे ही प्रीमियम्स रिलेटिंग टू बोरोविंग का भी अमोर्टाइजेशन बोरोविंग कॉस्ट में आता है। कभी कभी आप डिबेंचर इशू तो करते हो एट पार प्रीमियम डिस्काउंट, बट वो रिडीम हो सकते हैं एट प्रीमियम ऑल्सो। तो वो अगर प्रीमियम पे रिडीम हो गए तो उस प्रीमियम को भी अगर आप राइट ऑफ कर रहे हो तो वो राइट ऑफ भी आपका बोरोविंग कॉस्ट रहेगा। ओके, तो बोरोविंग कॉस्ट में हमने अब तक दो बातें और देख ली है। इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस आ रहे, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम रिलेटिंग टू बोरोविंग, ये भी उसके अंदर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं amortization of ancillary cost incurred in connection with the arrangement of borrowing। मतलब आप जब बोरो कर रहे हो फंड, तो उसके एंसिलरी जो भी आपकी कॉस्ट होती है ना,
फंड बोरो करने के लिए जो भी आपको एंसिलरी मतलब उससे कनेक्टेड जो भी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है उसका भी अमोर्टाइजेशन इज योर व्हाट बोरोइंग कॉस्ट। जैसे आप डिबेंचर क्या कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो, माने आप कंपनी में बोरोइंग रेज कर रहे हो और डिबेंचर इशू करना है तो इसके लिए प्रोस्पेक्टस छपाना, आरओसी के रजिस्ट्रेशंस वगैरह करना और बहुत सारी आपके और खर्चे करने पड़ते हैं। तो दीज आर ऑल एंसिलरी कॉस्ट, कनेक्टेड कॉस्ट, किससे, बोरोविंग ऑफ फंड से कनेक्टेड कॉस्ट है। तो गाइस ये भी जो आपके पर्टिकुलर कनेक्टेड कॉस्ट होती है तो इसे भी आपको क्या बोलना पड़ता है, बोरोविंग कॉस्ट बोलना पड़ता है। तो तीन बोरोविंग कॉस्ट हमने देखी, नंबर 1 इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस, नंबर 2 amortization of discount or premium relating to borrowing, नंबर 3 amortization of ancillary cost, और नंबर 4 पे हम लोग जा रहे हैं एंड दैट इज फाइनेंस चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड अंडर फाइनेंस लीज और अंडर सिमिलर अरेंजमेंट। अब बच्चों आपको पता ही होगा, आप कभी कभी किसी पर्टिकुलर असेट को ले सकते हो ऑन लीज। लीज बोले तो भाड़े पर ही लेना होता है, ओके। लेकिन आप एक लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकते हो बच्चों, लीज पे असेट ले सकते हो, तो उसे फाइनेंस लीज बोला जा सकता है। तो जब आप लीज पे असेट लोगे तो आपको रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आप रेंट दे रहे हो उसे हम फाइनेंस चार्जेस यहां पे नाम देंगे, ओके। तो ये फाइनेंस चार्जेस भी कहीं ना कहीं आपके बोरोविंग कॉस्ट का पार्ट रहेंगे, ओके। तो चार बातें हमने देखी आपके बोरोविंग कॉस्ट में जो इंक्लूड हो सकती है उनके बारे में। एंड लास्टली exchange difference arising from foreign currency borrowing to the extent that they are regarded as adjustment to interest cost। guys इस पे मैं अभी डिस्कशन नहीं करूंगा बिकॉज इस पे मैं सेपरेटली जब इस पर्टिकुलर बोरोविंग कॉस्ट का सेकेंड पार्ट वाला वीडियो आप लोग देखोगे तो आपको विथ प्रॉब्लम ये बात समझ में आएगी। इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, हम अलोंग विथ प्रॉब्लम ये ई वाला जो पार्ट रहेगा इसको हम लोग थरोली कवर अप करेंगे, ठीक है। होप सो सबके दिमाग में गया होगा यहां तक का पार्ट। तो बोरोविंग कॉस्ट में इतनी सारी चीजें आती है। अब तक आपने सिर्फ इतना ही सीखा भाई, बोरोविंग कॉस्ट सिर्फ लोन फंड को बोरो करने की कॉस्ट माने इंटरेस्ट ही बोरोविंग कॉस्ट होगी, बट आपके सामने अब और लिस्ट लग गई जिन्हें आप बोरोविंग कॉस्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो समरीली अगर मैं आपको बताऊं बोरोविंग कॉस्ट में क्या क्या रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट्स, डिस्काउंट और प्रीमियम का राइट ऑफ, एंसिलरी कॉस्ट अगर लग रही है वो भी बोरोविंग कॉस्ट है, फाइनेंस चार्जेस लग रहे हैं लीज पे वो भी बोरोविंग कॉस्ट है, और लास्टली एक्सचेंज डिफरेंस ऑन इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये सारे बोरोविंग कॉस्ट के अंदर आएंगे। ये समराइज वे में मैंने ये पिक्टोरियल फॉर्मेट में आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्वालिफाइंग एसेट का मीनिंग हमने देखा, क्वालिफाइंग एसेट को फर्दर जूम करके हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या है, a qualifying asset is an asset that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale। भाई एक बात तो आपके माइंड में फिक्स कर लो, क्वालिफाइंग एसेट का नाम आ रहा तो समझ के चलना ये वो एसेट है जो बनने के लिए, रेडी होने के लिए एक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेगी, ओके। और अगर ये सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ना ले तो समझ के चलो ये क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है, ओके। तो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम एसेट लेती है बनने के लिए तो क्वालिफाइंग एसेट, ना ले नो क्वालिफाइंग एसेट। क्लियर, दिमाग में रखना। एसेट दैट आर रेडी फॉर देयर इंटेंडेड यूज और सेल व्हेन एक्वायर्ड आर नॉट टर्म्ड एज क्वालिफाइंग एसेट। मैंने इसका एग्जांपल भी आपको दिया कि आप अगर कोई मशीन लेने गए हो और ये मशीन ऑलरेडी रेडी टू यूज है, ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये फिर क्वालिफाइंग एसेट नहीं रहेगी फॉर AS16 पर्पसेस। समझ में आ गया। जो असेट अगर नेसेसरीली टाइम लेवे अपने बनने के लिए तो ही उसे क्वालिफाइंग एसेट बोला जाएगा, अदरवाइज उसे क्वालिफाइंग एसेट हम लोग नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है। तो ये दो बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी ऐसा मैं बिलीव करके आगे बढ़ता हूं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ क्वालिफाइंग एसेट आर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, power generation facilities, inventories that require substantial period of time to bring them to a sellable condition। देखो बच्चों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो होते हैं बनने में काफी टाइम लेते हैं, वैसे ही पावर जनरेशन फैसिलिटीज जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर सकते हो उसे भी बनने के लिए काफी सारा टाइम लग जाता है। उसके अलावा इन्वेंटरीज दैट रिक्वायर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम
टू ब्रिंग देम टू अ सेलेबल कंडीशन। अब कभी कभार क्या होता है, कुछ इन्वेंटरीज ऐसे होते हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनको बनने के लिए काफी बड़ा टाइम पीरियड लग जाता है। ओके, उनको एक्चुअल उनके कंडीशन में लाने के लिए काफी सारा आपको पीरियड गुजारना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको वाइन का। बच्चों, वाइन बनाने के लिए जो कुछ भी पर्टिकुलर चीजें लगती होगी, ओके, जैसे अंगूर हो गया, ग्रेप्स आपको पता हो गया, तो उन्हें बहुत दिनों तक प्रोसेस किया जाता है, काफी टाइम तक उसे ऐसे ही इन्वेंट्री में स्टॉक करके रखना पड़ता है। स्टॉक करने के बाद ही उसकी वो वाइन बन सकती है। तो बोलने का मीनिंग क्या हुआ, जिस पर्टिकुलर स्टॉक को आप काफी लंबे पीरियड तक रख पाते हो या आपको रखना पड़ता है ताकि वो प्रॉपर पर्पस जो भी उसका होगा उसके लिए यूज में आए, तो फिर वो भी आपकी क्वालिफाइंग एसेट बनेगी। तो वाइन को अगर आपको स्टोर करना पड़ता है लॉन्ग पीरियड तक ताकि वो यूज में आए, जो उसका एक्चुअल यूज है उसमें वो आने लग जाए, उसके लिए आपने स्टोरेज उसका किया होगा। तो यहां पर भी बोला जाएगा कि दैट इन्वेंटरी इज टेकिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर गेटिंग इनटू यूज। यूज में आने के लिए वो टाइम ले रही है, तो गाइस उसे भी हम लोग क्या बोलने वाले हैं, क्वालिफाइंग एसेट बोलने वाले हैं। ठीक है, याद रखना ये बात। Asset that are ready for their intended use or sell when acquired also are not qualifying asset। जो ऑलरेडी बने हुए हैं, रेडी टू यूज है, वो कभी आपके क्वालिफाइंग एसेट नहीं हो सकते हैं। ओके, ये बात अच्छे से याद रखना। जैसे बोरोविंग कॉस्ट रिलेटिंग टू शुगर हेल्ड इन स्टॉक कैन नॉट बी कैपिटलाइज बिकॉज इट इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन और प्रोडक्शन ऑफ द एसेट। देखो, जो एसेट आपकी होगी उसको एट्रीब्यूट अगर हो रही होगी वो कॉस्ट, तो ही उसे कैपिटलाइज करते हैं। खैर ये बात जो है आगे एक और रिकॉग्निशन का पॉइंट आएगा तो जाके आपको और अच्छे से समझेगा। आप फिलहाल बस क्वालिफाइंग एसेट में समरीली इतना याद रख लेना, जो एसेट सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेगी बनने के लिए वो क्वालिफाइंग एसेट है। जो रेडी टू यूज होती है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लेती, वो क्वालिफाइंग एसेट है ही नहीं। ओके, बस इतनी बात मेरी याद रखना। अब बच्चों, बात वही है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम तक यूज होगी तो ही उसे आप लोग क्या बोलने वाले हो, क्वालिफाइंग एसेट। अब सवाल ये उठता है सर, व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम एग्जैक्टली है क्या सर, ये तो बताओ। तो भाई ये देख लो, the issue as to what constitute a substantial period of time primarily depends on the facts and circumstances of the each case। देखो बच्चों, केस बाय केस सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम डिफर करता है। कुछ केसेस में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम एक महीना काफी हो गया, कुछ केसेस में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम एक साल बहुत हो गया, और कुछ केसेस में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम 10 दिन भी बहुत हो गया। तो इन शॉर्ट सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कहीं डिफाइन किया ही नहीं गया है, वो केस टू केस फैक्ट टू फैक्ट क्या होगा बताओ, चेंज होते रहेगा। ओके, तो इसके चक्कर में ज्यादा मत जाना, मैं जैसे बता रहा हूं बस इतनी बात याद रखना, केस टू केस डिफर करता है। सिर्फ आप इतना ध्यान रख लो कि जो चीज रेडी टू यूज है वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम उसे बनने के लिए नहीं लग रहा, ऐसे आपने मान लेना। ओके, जो चीजें रेडी टू यूज होगी वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगा रही बनने के लिए और वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, ऐसे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। ओके, और जब आप कोई एसेट लेने गए, वो एसेट अभी रेडी टू यूज नहीं है, उस पर कुछ प्रोसीजर बाकी है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो समझ लेना वो क्वालिफाइंग एसेट है। ओके, तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम डिफाइन नहीं किया, वो केस टू केस डिफर करेगा। ठीक है, याद रखना ये बात। The following assets ordinarily takes 12 months or more to get ready for its intended use। कुछ asset ऐसी है जो भाई 12 या उससे ज्यादा महीना ले सकती है रेडी टू यूज होने के लिए। Asset that are constructed, जो asset का कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे आपकी बिल्डिंग्स हो गई है ना, ये बिल्डिंग्स वगैरह का चक्कर क्या है बच्चों, बिल्डिंग एक साल के अंदर तो बनती नहीं है, तो उसे बनने के लिए 12 महीने से ज्यादा पीरियड लगेगा। तो उस केस में, बिल्डिंग के केस में आप सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कितना पकड़ोगे, 12 मंथ्स का पकड़ने वाले हो। ठीक है, asset that are the assets intended for sale or lease that are constructed or otherwise produce as discrete project। ओके, शिप्स हो गया, रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो गया, ये सब एग्जांपल ऐसे हैं जहां 12 महीने से ज्यादा टाइम आपको लगने वाला है। तो बोलना इतना ही है कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का डिफाइंड नहीं है और वो केस टू केस डिफर करेगा। कुछ केसेस में महीना 2 महीना सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है और कुछ केसेस में साल भर से ज्यादा सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं रिकॉग्निशन। मैं रिकॉग्निशन का आपको मीनिंग बता दूं। रिकॉग्निशन का मीनिंग होता है कि कब आप बोरोविंग कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करोगे और कैसे करोगे उसे रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज करना मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। ओके, रिकॉग्निशन वर्ड का मीनिंग क्या हो रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करना। तो सवाल ये उठता है सर बोरोविंग कॉस्ट को हमको रिकॉग्नाइज कब करना है, कैसे करना है? तो आराम से सुन लेना। Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction, production of a qualifying asset shall be capitalized as part of cost of that asset. Such borrowing can be capitalized only when it is probable that they will result in future economic benefit. These costs are measured reliably. ये ऐसे तो नहीं समझेगा, मैं आपको बताता हूं रिकॉग्निशन का क्या मीनिंग होता है और क्यों होता है। आराम से सुन लेना। रिकॉग्निशन, अब देखिए बच्चों, मुझे मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। अब बिल्डिंग बनानी है तो आप मुझे बताओ इसको बनने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 साल से ज्यादा ही टाइम लगने वाला है सर, सही है ना? तो मुझे एक बात बताना, मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि भाई क्या ये क्वालिफाइंग एसेट बन रही है? तो आपका जवाब आएगा सर जी हाँ। क्यों क्वालिफाइंग एसेट है? क्योंकि सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा टू बी इंटेंडेड फॉर यूज। बिल्डिंग बनने को 1 साल से ज्यादा पीरियड लगेगा, तो ये क्वालिफाइंग एसेट है, सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम आ गया। क्लियर है? दूसरी बात, मैंने क्या किया, ये बिल्डिंग बनाने के लिए किसी बैंक से लोन ले लिया। ओके, आई हैव टेकन लोन फ्रॉम अ पर्टिकुलर बैंक। और काय के लिए? उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को बनाने के लिए। ओके, अब बच्चों तकलीफ ये हुई, लोन तो ले लिया, काय के लिए रे? बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो मुझे यहां से इस बैंक को क्या देना पड़ रहा है बताओ? इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, सही है ना? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और भी कुछ एंसिलरी कॉस्ट होती है जो अटैच हो जाती है लोन के साथ, वो भी मुझे पे करना पड़ता है। तो मैंने अकॉर्डिंगली ये इंटरेस्ट वगैरह पे करना स्टार्ट कर दिया। एंड नाउ प्लीज टेल मी वेदर दिस इंटरेस्ट इज योर बोरोविंग कॉस्ट और नॉट। क्या ये इंटरेस्ट आपकी बोरोविंग कॉस्ट है या नहीं है? तो जवाब आएगा बड़ा सा सर, हाँ ये बोरोविंग कॉस्ट है। क्यों बोरोविंग कॉस्ट है? कॉस्ट इनकर्ड फॉर बोरोविंग ऑफ फंड्स, मतलब जो फंड आप बोरो कर रहे हो उसके लिए जो भी कॉस्ट इनकर करी वो बोरोविंग कॉस्ट है। मैंने लोन लिया माने बोरोविंग करी, उस पे इंटरेस्ट पे किया, तो ये क्या हो गई? मेरी बोरोविंग कॉस्ट हो गई। समझ में आया होगा? ओके, अब सवाल है इस इंटरेस्ट को मैं रिकॉग्नाइज कैसे करूं? समझ के लेना बच्चों, इस इंटरेस्ट को मैं रिकॉग्नाइज कैसे करो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो आपको समझ के लेना है। इंटरेस्ट, याद रखना बच्चों, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू क्वालिफाइंग एसेट, तो इसे कैपिटलाइज्ड कर देना चाहिए। और नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होगा, नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू क्वालिफाइंग एसेट, तो इसे कैपिटलाइज्ड नहीं करना पड़ेगा, इसे कैपिटलाइज नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो बोरोविंग कॉस्ट के रिकॉग्निशन में आप मेरी एक बात अच्छे से समझ के लेना। ओके, वो कौन सी बात? अगर बोरोविंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू क्वालिफाइंग एसेट है, मतलब ये क्वालिफाइंग एसेट को ही बोरोविंग कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल है, मींस अब ये जैसे इंटरेस्ट की मैं अगर बात करूं, ये बोरोविंग कॉस्ट है, और ये बोरोविंग कॉस्ट मुझे क्यों लग रही है? बिकॉज मैंने लोन लिया इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो इसे बोला जाएगा कि क्वालिफाइंग एसेट के लिए आपको वो इंटरेस्ट लग रहा है। इंटरेस्ट की बोरोविंग कॉस्ट किसको एट्रीब्यूटेबल है? उस बिल्डिंग को एट्रीब्यूटेबल है। ओके, तो अगर मान लो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होगी आपकी बोरोविंग कॉस्ट, तो उसे कैपिटलाइज्ड करना पड़ेगा। और कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? जो कॉस्ट ऑफ असेट है, जो कॉस्ट ऑफ असेट है उसमें ये इंटरेस्ट ऐड कर देना पड़ता है, ये बोरोविंग कॉस्ट ऐड कर देनी पड़ती है। तो सपोज मेरी बिल्डिंग का खर्चा 50 लाख का होगा,
और बिल्डिंग को बनाने के लिए जो लोन लिया उस पे मुझे इंटरेस्ट मान लीजिए 2 लाख का आया, तो मैं 2 लाख रुपए उसमें ऐड कर दूंगा। और मुझे बताओ मेरे बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने पे दिखेगी बच्चों? तो बिल्डिंग 52 lakhs में दिखेगी। समझे कि नहीं समझे? दिस इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन, इसे बोलते हैं कैपिटलाइज्ड करना। ओके, लेकिन ये तभी करोगे जब आपकी बोरोविंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग है, उस दैट पर्टिकुलर क्वालिफाइंग असेट है। उस क्वालिफाइंग असेट के लिए ही आपका वो इंटरेस्ट का कॉस्ट आपको बैठा, बोरोविंग कॉस्ट आपको लगा, तो ही आप उसे क्या करोगे बताओ? कैपिटलाइज करने वाले हो। ओके, और अगर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू क्वालिफाइंग असेट है, मतलब वो क्वालिफाइंग असेट के लिए नहीं था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, तो फिर उसे कैपिटलाइज मत करो, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करो। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करोगे तो सिंपल सी बात है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आपको पुट आउट कर देना पड़ेगा। ओके सर, एग्जाम्पल दो, किसे बोला जाता है नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू क्वालिफाइंग असेट? तो सुन के लेना मेरी बात। बिल्डिंग बनानी थी मुझको, मैंने इस पर्टिकुलर बैंक से लोन लिया तो है, लेकिन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया ऐसा कहीं स्पेसिफाइड नहीं है। ये लोन का जो भी पैसा आएगा, मैं कुछ पैसा बिल्डिंग के लिए यूज करूंगा और कुछ पैसा मेरे बिजनेस के लिए यूज करूंगा एज अ वर्किंग कैपिटल बोल के। ओके, तो अब इसका मीनिंग क्या हो रहा है बच्चों? इसका मीनिंग ये हो रहा कि जो आपकी बोरोविंग कॉस्ट है, इट इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द पर्टिकुलर क्वालिफाइंग असेट। वो पूरी की पूरी क्वालिफाइंग एसेट के लिए ही एट्रीब्यूट हो रही है क्या? नहीं हो रही है। थोड़ा बिल्डिंग, थोड़ा बिजनेस का वर्किंग कैपिटल, तो जितना प्रपोर्शन एट्रीब्यूटेबल टू दैट क्वालिफाइंग एसेट होगा बस उतना ही कैपिटलाइज होगा, और बाकी बोरोविंग कॉस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला जाएगा। ओके, तो ये बात अच्छे से याद रखना। दिस इज कॉल्ड एज रिकॉग्निशन ऑफ बोरोविंग कॉस्ट। तो बोरोविंग कॉस्ट को आपको कैपिटलाइज करना है, लेकिन कौन सी? जो एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट होगा, तो ही उसे रिकॉग्नाइज करोगे। क्लियर है? और आपको रिकॉग्निशन तभी करनी, कैपिटलाइजेशन तभी करना है जब आपको लगता है कि आपको बेनिफिट होगा उस पर्टिकुलर एसेट से। ठीक है, तो ये बात याद रखना। और जो भी फिर दूसरी बोरोविंग कॉस्ट होगी इंटरेस्ट वगैरह की, तो उसे सबको एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा, माने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पकड़ना पड़ेगा, मींस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आपको उसे डालना पड़ेगा। होप सो दिमाग में आपके गया होगा। ओके, अब ये कैपिटलाइजेशन का यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कैपिटलाइजेशन कब करोगे बच्चों? कैपिटलाइजेशन तब होगा जब वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दैट कैपिटल असेट होगी या क्वालिफाइंग असेट होगी, तो कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। ओके, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी कोई पर्टिकुलर असेट होगी उसके पुट टू यूज करने तक का, याद रखना मेरी बात, कोई भी एसेट होगी उसको पुट टू यूज करने तक का इंटरेस्ट का जो भी कॉस्ट होगा, तो उसे कैपिटलाइज्ड किया जाएगा। समझ के लो बात, असेट को पुट टू यूज करने तक, मतलब जब तक वो असेट रेडी टू यूज नहीं होती तब तक जो भी आप एक्सपेंडिचर करोगे बोरोविंग कॉस्ट का, तो उसे कैपिटलाइज किया जाएगा। और एक बार असेट रेडी टू यूज हो गई, उसके बाद भी तो आपका इंटरेस्ट चलता रहेगा ना भाई, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस में डाला जाएगा, इसे कैपिटलाइज्ड नहीं किया जाता है। सिर्फ एग्जांपल दे दो, आपने कोई लोन लिया था लेट से बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है? बिल्डिंग बनी है लेट से इस किसी पर्टिकुलर डेट को, तो बिल्डिंग बनने तक का जो भी इंटरेस्ट आ रहा होगा उसे हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, इन शॉर्ट बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करेंगे। ओके, लेकिन बाद का जो भी इंटरेस्ट होगा विच इज बोरोविंग कॉस्ट, ये पुट टू यूज करने के बाद की है, मतलब बिल्डिंग बनने के बाद की जो भी आपकी फिर बोरोविंग कॉस्ट होगी, इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, उसे प्रॉफिट एंड लॉस में पुट आउट किया जाएगा, ना कि कैपिटलाइज किया जाएगा। ओके, होप सो दिमाग में गया होगा। ओके, अब बच्चों दो टाइप की आपकी बोरोविंग हो सकती है। दो टाइप की कौन सी बोरोविंग हो सकती है? एक होती है जनरल बोरोविंग, एक होती है स्पेसिफिक बोरोविंग। ओके, स्पेसिफिक बोरोविंग का मतलब क्या है? जब आप बोरोविंग कर रहे हो
स्पेसिफिकली फॉर एनी क्वालिफाइंग एसेट, मतलब आपने बोरो तो किया और वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर एसेट के लिए आपने बोरो किया होगा। लेट से कोई मशीन है, ये है 1 करोड़ रुपए की, और 1 करोड़ रुपए मेरे पास में नहीं है। मैंने क्या किया, बैंक से बोरोविंग कर ली। ठीक है, मैंने बैंक से बोरोविंग करी है। तो ये जो मैंने बैंक से बोरोविंग करी है बच्चों, तो याद रखना ये इंटरेस्ट भी यहाँ पे आने लग जाएगा, और ये जो इंटरेस्ट रहेगा ये नो डाउट बोरोविंग कॉस्ट है। मेरा सवाल कि क्या ये जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है इसे हम लोग स्पेसिफिक बोरोविंग कॉस्ट बोल सकते हैं क्या? स्पेसिफिक बोरोविंग कॉस्ट बोल सकते हैं क्या? तो जवाब है हाँ। क्यों हाँ? क्योंकि आपने ये बोरोविंग सिर्फ और सिर्फ मशीन के लिए ही करी ना, तो इस पे आने वाली जो भी आपकी कॉस्ट रहेगी वो स्पेसिफिक बोरोविंग कॉस्ट कहलाएगी। ओके, जनरल बोरोविंग क्या होता है? हमने क्या किया, लेट से मुझे एक मशीन लेनी थी 10 लाख की, मैंने बैंक से लोन लिया है 50 लाख का। अब भाई आप बोलोगे सर मशीन तो 10 लाख की है, लोन 50 लाख का क्यों किया? तो मैं बोलूंगा देखो भाई, मैंने 50 लाख में से 10 लाख लगाए मशीन को, 20 लाख रखे मेरे वर्किंग कैपिटल के लिए, डे टू डे मेरा जो भी बिजनेस होगा उसके लिए, और बचे हुए जो 20 लाख है वो मैंने बिल्डिंग के लिए लगा दिए। अब मुझे एक बात बताओ, 50 लाख का लोन था, 50 लाख का बोरोविंग था, बट क्या वो स्पेसिफिकली किसी एक असेट के लिए था क्या? नहीं, 2-3 असेट के लिए था, वर्किंग कैपिटल के लिए था। तो ये आपकी जनरल बोरोविंग बन जाएगी। ओके, दिस विल बी बिकमिंग योर व्हाट, जनरल बोरोविंग। ठीक है, तो याद रखना जो भी मेरी कोई बोरोविंग होगी वो स्पेसिफिकली किसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए है तो उसे स्पेसिफिक बोरोविंग बोला जाएगा। ओके, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू क्वालिफाइंग एसेट है तो उसे हम लोग स्पेसिफिक बोरोविंग बोलेंगे। ठीक है, अब सवाल है जब मेरी स्पेसिफिक बोरोविंग कॉस्ट है तो मैं कैपिटलाइज कितना करूं? तो बात तो सीधी है ना भाई, कैपिटलाइज कितना करना पड़ेगा स्पेसिफिक बोरोविंग में? तो जितना आपने इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर किया, जितना आपने बोरोविंग कॉस्ट इनकर किया वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा आपको यहां से एक डिडक्शन भी लेना है, आपको एक चीज माइनस भी करनी पड़ेगी। वो कौन सी? इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट। इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट मुझे यहां से लेस करनी पड़ेगी, और जो बचा कुचा रहेगा इट हैज टू बी कैपिटलाइज्ड। सर इसका एक प्रॉपर एग्जांपल दो तब हमारे पल्ले पड़ेगा, समझ के लेना। देखो बच्चों, एक बिल्डिंग बनानी थी, इसके लिए आपने एक लोन लिया, और ये लोन स्पेसिफिकली किस चीज के लिए आ रहा है बताओ आपके पास में? बिल्डिंग के लिए ही आ रहा है। क्लियर हो गई बात? लोन लिया है 20 लाख रुपए का। ठीक है, अब हुआ इसे, मान लो आपके पास में लेट से पूरे 20 लाख आ गए। जनरली बैंक्स वगैरह तो टप्पे टप्पे में पैसे देती है, बट मान लो आपके पास में पूरे 20 लाख आ गए। ओके, और हुआ इसे है कि आपको ये कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए अभी पूरे 20 लाख रुपए नहीं लग रहे, आपको अभी सिर्फ 5 लाख रुपए लग रहे। अब मुझे एक बात बताओ, आपने लोन 20 लाख का लिया, इंटरेस्ट पूरा 20 लाख पे लगने लग जाएगा, है ना? इंटरेस्ट पूरे 20 लाख पे आएगा क्योंकि आपने लोन 20 लाख का लिया है, लेकिन आपको अभी रिक्वायरमेंट कितने पैसे की है बताओ? सिर्फ 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। अब सवाल है सर 15 लाख हमारे पास में पड़े हुए हैं, तो बेटा सिर्फ पड़े पड़े रहने दोगे क्या? आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे कहीं तो भी। इन्वेस्ट क्यों करेंगे? अरे बाबा, आपने जैसे 20 लाख का लोन लिया, आपका इंटरेस्ट चालू हो गया 20 लैक्स पे, राइट फ्रॉम द डे ऑफ डिसबर्सल ऑफ लोन, लेकिन हमको अभी रिक्वायरमेंट सिर्फ 5 लाख की है। 15 लाख हमारे बैंक में ऐसे पड़े रहने दोगे, उससे अच्छा है कॉमन सेंस लगाओ, डोका लगाओ, उसको सीधे इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट करके क्या होगा सर? इन्वेस्ट करके हमें कुछ इनकम जनरेट होने वाली है। समझ में आया? तो मान लीजिए आपने जो 20 लाख रुपए का बोरोविंग किया उस पे सपोज आपको 2 लाख का इंटरेस्ट लग रहा है जिसे आप बोरोविंग कॉस्ट बोलते हो, तो सवाल है क्या हम पूरा 2 लाख कैपिटलाइज कर दे क्या? तो जवाब है नहीं। आप क्या करना, आपने इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको जो इनकम हुई उस इनकम को यहां से माइनस कर दो।
जितनी आपकी बोरोविंग कॉस्ट होगी उसमें से आप क्या कर देना बताओ, आपको टेम्पररी इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम अर्न हुई होगी तो वो डिडक्ट कर देना, और जो बचा कुचा आपको अमाउंट मिलेगा इस अमाउंट को आपने क्या करना है बताओ, कैपिटलाइज करना है। ओके, तो ये बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर आपने टेम्पररी इन्वेस्टमेंट करी होगी, उससे कोई इनकम जनरेट हुई होगी, तो उसे डिडक्ट करने के बाद जो आपके पास में बोरोविंग कॉस्ट बचेगी, दैट हैज टू बी व्हाट, दैट हैज टू बी कैपिटलाइज। ओके, उसे आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? होप सो ये बात सबके दिमाग में अच्छे से गई होगी। ठीक है, तो चेक कर लो, फॉर्मूला लिखा है एक्चुअल बोरोविंग कॉस्ट इनकर्ड माइनस इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ दोस बोरोविंग। ठीक है, और जनरल बोरोविंग का मतलब क्या है? तो मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा असेट के लिए कर रहे हो, क्वालिफाइंग असेट के लिए, थोड़ा कोई अदर पर्पसेस के लिए कर रहे हो, तो ऐसे केस में, ऐसी जनरल बोरोविंग के केस में आप लोग क्या करने वाले हो, तो कुछ नहीं बच्चों, हम यहाँ पे वेटेड एवरेज के मुताबिक प्रोपोर्शनेटली बोरोविंग कॉस्ट कितना असेट को जाती है वो निकालेंगे, और बस उतनी ही कॉस्ट हम लोग क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। अब ये बातें आपको ज्यादा तब समझेगी जब हम इनके प्रॉब्लम्स में जाएंगे, फिलहाल आपको ये बात तो ध्यान में नहीं आएगी, बट सिर्फ ध्यान रखना हम प्रोपोर्शनेटली वेटेड एवरेज के थ्रू क्या करेंगे, बोरोविंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे इन केस ऑफ योर जनरल बोरोविंग। होप सो दिमाग में आपके ये भी बात गई ही होगी। ओके, अब सवाल है सर, आप कमेंसमेंट ऑफ बोरोविंग कॉस्ट कब से करने लगोगे? मतलब आप कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोविंग कॉस्ट कब से करोगे? कैपिटलाइज करना माने कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड करना, तो कब से चालू करोगे? जब आपने एक्सपेंडिचर कर दिया है असेट को, क्वालिफाइंग असेट को एक्वायर करने के लिए, तब से करने लगेंगे। दूसरी बात, आपकी बोरोविंग कॉस्ट भी इनकर होनी चाहिए, तब से हम चालू कर सकते हैं। ओके, और असेट को बनाने के लिए जो भी चीजें लगती है वो अगर प्रोग्रेस में है, तो जो भी आपका बोरोविंग कॉस्ट होगा उसे कैपिटलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोविंग कॉस्ट का कमेंसमेंट कब से होगा, कब से कैपिटलाइज करना स्टार्ट करोगे? आपने क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए खर्चा स्टार्ट कर दिया तब से। दूसरी बात, बोरोविंग कॉस्ट भी तो आपकी इनकर होनी चाहिए। और तीसरी बात, जो एक्टिविटीज लगती है असेट को बनाने के लिए वो प्रोग्रेस में होना चाहिए, तब जाके आप कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन कर सकते हो। होप सो इतनी बातें सबके दिमाग में अच्छे से गई होगी। अब हम लोग बहुत एंड में पहुंचे हैं, एंड दैट इज सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। मतलब हमने ये तो देख लिया कि कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट होगा, कब से कैपिटलाइजेशन करना पड़ेगा। अब सस्पेंशन हम लोग देखने वाले हैं। ओके, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोविंग कॉस्ट शुड बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड इन विच एक्टिव डेवलपमेंट इज व्हाट इंटरप्टेड। ओके, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। किसी बंदे के बिल्डिंग का काम चल रहा था, चल रहा था, और बीच में आपको भी पता है क्या हो गया बताओ, लॉकडाउन हो गया। बीच में ही क्या हो गया बताना, लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन हो गया तो आप सोच के देखो भाई, कितने लोगों ने ऐसे बिल्डिंग प्रोजेक्ट या और कोई पर्टिकुलर असेट के प्रोजेक्ट स्टार्ट करे होंगे। उन्होंने लोन लिया होगा बैंक से, काय के लिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। उस पे उनको इंटरेस्ट चालू होगा, और बीच में ही क्या हो गया बताओ, आपका लॉकडाउन आ गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बीच में ही आपका क्या आ गया, लॉकडाउन आ गया। तो लॉकडाउन आने से मुझे बताना, आपके जितने भी ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह थे, ये सब क्या हो गए बताओ, इंटरप्ट हो गए। क्योंकि सब वर्कर्स तो भाग गए थे ना भाई, इधर उधर कोई बाहर ही नहीं निकल रहा था। तो जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे वो सब क्या हो गए बताओ, इंटरप्ट हो गए, है ना, बंद पड़ गए। तो जब किसी प्रोजेक्ट में, जब किसी क्वालिफाइंग एसेट के प्रोडक्शन के वक्त इंटरप्शन आ जाता है, तो याद रखना आपकी जो बोरोविंग कॉस्ट है उसका कैपिटलाइजेशन सस्पेंड किया जाता है। तो इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर आपको कोई इंटरेस्ट लग रहा होगा बैंक का, आपने लोन तो ले लिया, अरे भाई आपका प्रोजेक्ट बंद गिरा है, लेकिन लोन का इंटरेस्ट तो चल ही रहा है ना। तो जो इंटरेस्ट आपका चल रहा था, तो उसे आपको कैपिटलाइज नहीं करना पड़ेगा, उसको सस्पेंड करना पड़ेगा। क्यों सस्पेंड किया? क्योंकि आपके क्वालिफाइंग असेट का एक्टिव डेवलपमेंट बंद हो गया था, इंटरप्शन आ गए थे। तो उस इंटरप्टेड पीरियड में
आपको बोरोविंग कॉस्ट जो भी होगी उसे कैपिटलाइज्ड नहीं करना पड़ेगा, उसे उल्टा सस्पेंड करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा टेम्पररली। समझा कि नहीं समझा? यही बात यहां पे बताई गई है। ओके, वापस पढ़ता हूं। Capitalization of borrowing costs should be suspended during extended period in which active development is interrupted. Borrowing cost may be incurred during the extended period in which activities to prepare the asset are intended for use are interrupted. Such cost or cost of holding partially completed asset do not qualify for capitalization. तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट तो चलता रहेगा, बोरोविंग कॉस्ट चलता रहेगा जब आपका प्रोजेक्ट बंद है तब भी, लेकिन क्या उस बंद पड़े हुए पीरियड में जो बोरोविंग कॉस्ट आ रही है उसे आप कैपिटलाइज करोगे क्या? उसे कैपिटलाइज नहीं करना पड़ेगा। ओके, However, capitalization of borrowing cost is not normally suspended during a period when substantial technical and administrative work is being carried out. Capitalization of borrowing cost is also not suspended when a temporary delay is necessary for part of process of getting an asset ready for its intended use. Okay? तो अब एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपको समझाया, आपने लोन लिया था बिल्डिंग के लिए, इंटरेस्ट लग रहा था, बीच में हुआ लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से आपका इंटरेस्ट तो लग ही रहा था लेकिन आपका प्रोजेक्ट बंद पड़ गया था, है ना? तो ऐसे केस में मैंने आपको समझाया कि आपको कैपिटलाइजेशन नहीं करना पड़ता है इंटरेस्ट का, बोरोविंग कॉस्ट का, उल्टा उसे सस्पेंड करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। ठीक है, लेकिन एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई पर्टिकुलर आपकी बिल्डिंग बन रही है और इस पे अभी स्लैब गिराया हुआ है। ओके, आपने सुना होगा अगर स्लैब गिर जाए किसी भी पर्टिकुलर बिल्डिंग में तो 8-10 दिन 15 दिन जो भी होगा तो उस पर पानी वानी मारा जाता है, उस पर और फर्दर एक्टिविटी नहीं करते, उसको पड़ा रहने देते, फुल उस पर प्रेशर से पानी मारा जाता है ना? तो मुझे एक बात बताओ, ये प्रोसेस क्यों करनी पड़ती है? ताकि वो स्लैब पक्का बन जाए। क्लियर है ना? तो इसके लिए उसे वैसे ही होल्ड करना पड़ता है। फर्दर कोई एक्टिविटी वहां पे आपको परफॉर्म करते आती है क्या? बताओ, कोई एक्टिविटी वहां पे परफॉर्म नहीं होती है। अब इस भी केस में आपका बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट है वो तो रुक गया। जैसे लॉकडाउन में आपका बिल्डिंग का प्रोजेक्ट रुका, वो इधर भी तो रुक गया। आपने स्लैब गिराया तो 7-8 दिन तक बस पानी मारो, फर्दर डेवलपमेंट की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तो प्रोजेक्ट तो यहां पर भी रुका है। तो सवाल है, क्या यहां पे बोरोविंग कॉस्ट को सस्पेंड करेंगे क्या? तो जवाब है जी नहीं। स्लैब मारने के बाद रुकना, इंटरप्शन करना जरूरी है स्लैब पक्का होने के लिए। ओके, वो नेसेसरी है उस असेट को बनाने के लिए। तो ऐसे केस में आप इंटरेस्ट का, बोरोविंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन जो है वो सस्पेंड नहीं करोगे, भले ही आपका बिल्डिंग का प्रोजेक्ट क्या हुआ है बताओ, अभी के लिए बंद पड़ा हुआ है। होप सो ये भी बात आपके दिमाग में गई होगी। ओके, एंड लास्ट, सिजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। ओके, सिजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपने कैपिटलाइजेशन कब बंद कर देना है, मतलब कब जो बोरोविंग कॉस्ट इनकर कर रहे हो उसको कैपिटलाइज करना, उसे कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड करना, कब आपको बंद कर देना पड़ेगा, ये हम लोग यहाँ पे समझ के लेने वाले हैं। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं, असेट एक बार रेडी टू यूज हो गई, असेट एक बार आपकी रेडी टू यूज हो गई तो यहां से आगे जो भी आपको बोरोविंग कॉस्ट लगेगी, यहां से आगे जो भी आपको बोरोविंग कॉस्ट लगेगी वो कैपिटलाइज्ड नहीं होने वाली है और ये सीधे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आने वाली है। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहां पे आपने क्या किया, कैपिटलाइजेशन बंद कर दिया, कैपिटलाइजेशन सीज कर दिया। तो जब असेट रेडी टू यूज हो जाए तो उसके बाद सिजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन होता है। आप लोग बोरोविंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करते हो, उल्टा हम लोग उसे पीएनएल के डेबिट में डालते हैं। और असेट के रेडी टू यूज होने के पहले का जो भी आपका बोरोविंग कॉस्ट होगा, अगर वो क्वालिफाइंग असेट से रिलेटेड है तो ये डेफिनेटली क्या होता है बताओ, कैपिटलाइज्ड होने लग जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई होगी, पढ़ लेते हैं। Capitalization of borrowing cost should cease when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset are completed। मतलब substantially all activity, ये नहीं बोला कि हर एक ही एक्टिविटी हो गई,
ऑलमोस्ट हर चीज हो गई, तो आपने कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोविंग कॉस्ट बंद कर देना है, खत्म कर देना है। ओके, एन एसेट इज नॉर्मली रेडी टू फॉर इंटेंडेड यूज when its physical construction or production is complete, even though routine administrative work might still continue. छोटे मोटे काम स्टिल उसमें चल सकते हैं, बट उसका जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन होना था वो अगर कंप्लीट हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि सब्सटेंशियली सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी है असेट से रिलेटेड। और तब से फिर आप लोग क्या करोगे बताओ, बोरोविंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना बंद कर दोगे। ठीक है, if minor modifications such as decoration of property to the user specification are all outstanding, this indicates that substantially all the activities are complete. Okay, मतलब छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे मॉडिफिकेशन ही बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट हर चीज हो चुकी है, तो हम बोल सकते हैं कि असेट रेडी टू यूज है, सब्सटेंशियली सब एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई है, और तब से आप बोरोविंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन बंद कर दोगे। ठीक है, याद रखना। When construction of qualifying asset is completed in parts and completed part is capable of being used while construction continues for the other parts, capitalization of borrowing cost in relation to part should cease when substantially all the necessary activities to prepare part of its intended use are completed. अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में नीचे का फ्लोर जो है, नीचे के जो 2 फ्लोर्स है, ये कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, ये कंप्लीटेड है, और इधर का अभी काम बाकी है। ये काम अभी भी क्या है बताओ, पेंडिंग है। किसका? एक बिल्डिंग का। अब मुझे एक बात बताना, ये जो पर्टिकुलर आपके बिल्डिंग का नीचे के जो 2 फ्लोर्स है, ये अगर कंप्लीट हो रहे हैं और ये अब रेडी टू यूज है, तो याद रखना, आपने जितना लोन लिया होगा उसमें जितना इंटरेस्ट, माने बोरोविंग कॉस्ट आपको जितनी भी आ रही होगी, तो इसके कनेक्शन की बोरोविंग कॉस्ट जो होगी उसका कैपिटलाइजेशन अब बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि ये 2 फ्लोर तो आपने कंप्लीट कर दिए, तो असेट रेडी टू यूज हो गई, और रेडी टू यूज है तो फिर इसका इंटरेस्ट और बोरोविंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन बंद हो जाएगा। हाँ, ऊपर के पार्ट के लिए आपका जो भी इंटरेस्ट वगैरह होगा उसका कैपिटलाइजेशन अभी भी चलता होगा, लेकिन सिर्फ जिसका फ्लोर कंप्लीट हो जाए, जो फ्लोर कंप्लीट हो जाए, तो उसका इंटरेस्ट और बोरोविंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें भी याद रखना। तो दिस वेर ऑल योर एग्जांपल्स ऑफ दिस बोरोविंग कॉस्ट, और हमने सब पॉइंट्स देख लिए बोरोविंग कॉस्ट AS 16 के। सिर्फ लास्ट में देख लीजिए डिस्क्लोजर क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर बोरोविंग कॉस्ट, मतलब आपने कौन सी पॉलिसी फॉलो करी है बोरोविंग कॉस्ट बताने के लिए। और अमाउंट ऑफ बोरोविंग कॉस्ट कैपिटलाइज, आप जितना कैपिटलाइज करते हो अमाउंट, वो भी आपको बतानी पड़ेगी। दिस आर द डिस्क्लोजर्स। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस AS 16। अब एक नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। हम मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे, तो फिर ये जो पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये चकाचक हो जाएगा। मैं बोलता हूँ अभी सिर्फ मैंने बेस रखा है, और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे तो आपकी हर एक बात क्लियर हो जाएंगी। भाई एक ही टाइप के इसमें प्रॉब्लम आते हैं, वो लेक्चर आपने देख लिया तो सारी बातें आपको जम जाएगी। ठीक है, होप सो सबको ध्यान में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।